हेलो मेरे प्यारे बच्चों। सो गाइज, आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर वर्ब की लास्ट पार्ट की, पार्ट नंबर 4 की। ओके गाइज, बहुत ज़्यादा उलझे हुए से हैं बच्चे आजकल, इधर उधर की वीडियो देख दाख करके। बच्चों अब उस उलझन से हटिए बच्चों बाहर, और पढ़ाई पे फोकस कीजिए अपना। आप होगा एग्ज़ाम, जब भी होगा देखी जाएगी। एग्ज़ाम होगा ये कंफर्म याद रखें, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम होगा ही नहीं, एग्ज़ाम होगा कंफर्म, यस। लेकिन आप इन चक्करों में रहेंगे कि पता नहीं कब होगा, RTA का क्या जवाब आया, क्या जवाब नहीं आया। बच्चों अब आप ऐसे चैनलों से ज़रा बच करके पढ़ाई पे ध्यान दें, और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें। किस गैस, ये लोग सिर्फ क्या करते हैं, हाइपोथेसिस की तरह बस काम करते हैं। ये लोग बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं बातों को। छोटी सी खबर होगी, थंबनेल खतरनाक बना देंगे और आपको फंसा लेंगे अपने साथ में। और आप लोग ऐसी चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। एक छोटे बच्चा होता है ना, जैसे चमकीली चमकीली चीज़ को देखकर ज़्यादा आकर्षित होता है, उसके अंदर निकलता कुछ नहीं, एक छोटा सा खिलौना निकलता है, थोड़ी सी खाने की चीज़। बस उन्हीं में से आप हो रहे हैं बच्चों। अब उससे बाद में चलता है यार हम कितना बेवकूफ़ बनते थे। एक 5 रुपये वाला फन फ्लिप ले रहे थे सिर्फ हम लोग, 10 फन फ्लिप के चक्कर में और एक खिलौने के चक्कर में। ओके गाइस, तो यहाँ आप सिर्फ फोकस अपना पढ़ाई पे करें। वर्ब नाम का चैप्टर आज आपका अंतिम चरण पे है, मैं इसे आज फिनिश करूँगा, तो थोड़ा सा ध्यान से बच्चों पूरे के नोट्स बनाते हुए चलना अपने साथ साथ, जो भी एक्स्ट्रा बात आपको सीखने को मिलेगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑक्सिलरी वर्ब की। अभी तक हमने बात करी थी इसमें से मॉडल वर्ब की, यूज ऑफ वर्ब की। आज हम लोग बात करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब की। मैंने बताया था बच्चों, ऑक्सिलरी वर्ब आपकी 3 फैमिली में बटी होती है। ये आपका ई बन जाएगा। एक पहला डू का फैमिली है, दूसरा हैव का फैमिली है, और तीसरा बी का फैमिली है। यस गाइस, डू की फैमिली, हैव की फैमिली, बी की फैमिली, ये 3 फैमिली में बटा हुआ है आपका पूरा पूरा ऑक्सिलरी वर्ब। गाइस, डू की फैमिली की अगर मैं बात करूं तो डू की फैमिली में आपके आएंगे डू, डज और डिड। इस गाइस, डन भी आप रख सकते हैं परफेक्ट के अंदर, लेकिन गाइस यहाँ पर ये मेन जो है वह है डू, डज, डिड। डू, डज, डिड आपके डू की फैमिली में रहेंगे। यानी कि अगर मैं बात करूँ कुल मिलाकर के, बात सिंपल सी बात यह है कि डू डज को मैं एक तरफ रखूँ और डिड को एक तरफ। तो गाइस यहाँ पे डू डज जो है आपके, इन्हें कह लीजिए आप प्रेजेंट इंडेफिनेट। क्या कह लीजिए बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनेट। और यहाँ पर डिड को आप कह दीजिए पास्ट इंडेफिनेट। अब बच्चों यहाँ पे ऐसा क्यों कहा मैंने? क्योंकि बच्चों बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपकी प्रेजेंट इंडेफिनेट सेंटेंस से क्लियर हो जाया करती हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ से डू डज की बात जो है उनको याद रखें बच्चों। जो डू, डज, डिड है, डू, डज, डिड है, इनके साथ हमेशा आने वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या आएगी बच्चों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इनके साथ हमेशा आया करती है, नेगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। यस गाइस, डू, डज, डिड का जो यूज़ है वो हम लोग करते हैं किस किस सेंटेंस में बच्चों? नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में। अब सवाल ये उठता है बच्चों, क्या इनका यूज़ अफर्मेटिव में हो सकता है? सो गाइस, इनका यूज़ अफर्मेटिव में भी हो सकता है, लेकिन वहाँ इनका मीनिंग बदल जाएगा। अफर्मेटिव में कैसे होगा बच्चों? एक तो इनके साथ नोट नहीं होगा और इनका सीधा डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ऐसे में इनका मीनिंग हो जाएगा करता तो हूँ, करता तो हूँ, यानी कि तो हूँ, और तो था। पास्ट वाले के लिए तो था, और डू वाले के लिए, डज वाले के लिए तो हूँ। लाइक मैंने कहा, आपने मुझसे कहा या फिर मैंने आपसे कहा भाई इतनी पतंग क्यों उड़ाते हो, पूरे दिन पतंग उड़ाते रहते हो। तो तुमने कहा कि सर आप भी तो उड़ाते हो पतंग। मैंने कहा भाई मैं पतंग उड़ाता तो हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कि मैं पूरे दिन उड़ाता रहता हूँ बस आपकी तरह। आई डू फ्लाई काइट, मैं पतंग उड़ाता तो हूँ, मैं पतंग उड़ाता तो हूँ। भाई दिलबाग मत खाया करो, दिलबाग नुकसान देता है। सर आप भी तो खाते हो। भाई मैं खा तो लेता हूँ, लेकिन मैं महीने में 1 बार, हफ्ते में 2 बार इतना खा लेता हूँ। तुम तो पूरे दिन हमेशा खाते ही रहते हो। तो आई डू ईट गुटखा पाउच। यस गाइस, जब हम लोग इस तरह की बात करें तो हम लोग बात करते हैं आई डू प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी कि किसी भी सेंटेंस पर जोर देने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं ऐसे में। ओके गाइस, ये अफर्मेटिव का एक बहुत ही शानदार यूज़ है। जैसे कि उसने कहा आई डू माई वर्क, ये तो खैर यहाँ पे एज ए मेन वर्ब इस्तेमाल हो रहा है बच्चों, मैं अपना काम करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे डू के बाद में कोई अन्य वर्ब नहीं आ रही है, क्योंकि डू आपकी खुद से एक वर्ब भी है। सो आई डू माई वर्क, तो आपने यहाँ पे डू एज ए मेन वर्ब इस्तेमाल करा। आई डिड नॉट नो हिम, यहाँ पे एज ए हेल्पिंग वर्ब है। ओके गाइस, अब बच्चों जो अगली हमारे पास वर्ब है वो है हमारी हैव की फैमिली से। हैव की फैमिली से हमारे पास वर्ब जो आती है उसमें हैव, हैज़ और हैड, साथ में हैविंग भी इसके साथ जुड़ जाता है बच्चों।
तो ये आपके साथ वर्ब आया करती हैं। ये भी आपकी हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। अगर मैं बात करूँ इसकी हेल्पिंग वर्ब की तो इसी रूप में रहेगी। अगर मैं बात करूँ इसकी मेन वर्ब की तो हैव हैड हैड, ये इसके फॉर्म रहेगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ओके गाइज, तो यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये हैव की फैमिली साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है हैव की फैमिली साथ में सेंटेंस में, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, चाहे किसी भी फॉर्मेशन में हो, हैज, हैव, हैड तीनों के साथ में आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हैव की फैमिली के साथ में। बच्चों यहाँ पर उसने हैव के कुछ यूजेज दिए हैं जो सिंपल से यूजेज दे रहे हैं बिल्कुल बच्चों वाले, मैं आपको बता दूँ बच्चों। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, जैसे भी आपकी हैव है ये, यानी कि जो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है, अगर हैव हैज़ हैड के बाद, अगर हैव हैज़ हैड के बाद मेन वर्ब ना हो, मेन वर्ब ना हो, तो आप समझिएगा बच्चों कि हैव हैज़ हैड ही आपकी मेन वर्ब है। अगर हैव हैज़ हैड के साथ में मेन वर्ब नहीं है तो हैव हैज़ हैड ही आपकी मेन वर्ब का काम करेगी बच्चों। तो गाइस यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है, मेरे पास एक कुत्ता है, तो बच्चों यहाँ पे मेरे पास मेन वर्ब तो है नहीं, तो मेरा ये जो है हैव यही मेन वर्ब का काम करेगा बच्चों। यस, उसने कहा शी हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है, तो गाइस यहाँ पे ये हैज़ ही आपका मेन वर्ब की तरह काम करेगी, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है। वर्ब नाम के चैप्टर में स्टार्टिंग में ही बात मैंने आपको बताई थी बच्चों। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो एक बार वर्ब का लेक्चर जाके आप हमारे वाला भी देख लें, जो हमारा निजी लेक्चर है खुद का, वर्ब बाय सौरभजन सर। ओके गाइज, अगर बच्चों यहाँ पे आप एक हाथ में थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं तब ये मेन वर्ब का काम करेगी। मैंने कहा आई हैव नॉट डन माई वर्क। अब यहाँ पे ये हेल्पिंग का काम कर रही है और ये आपकी थर्ड फॉर्म का काम कर रही है सिंपली। ओके गाइज, यहाँ पे गाइज हम लोग हैज़, हैव, हैड के साथ में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगा करके इसे इन्फिनेटिव रूल भी बोल सकते हैं आप लोग बच्चों। क्या बोलते हैं इसको? इन्फिनेटिव रूल। और यहाँ पे सेंटेंस आपको कंपल्सन भी बोल सकते हैं आप इसको। क्या बोलते हैं बच्चों? कंपल्सन रूल भी। कंपल्सन रूल का मतलब बच्चों क्या होता है? जब कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ता है, जब कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ता है उसे बोलते हैं कंपल्सन रूल। यस, जैसे कि मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ता है बच्चों, ये मेरी मजबूरी है, मुझे रिकॉर्डिंग करनी होती है खूब सारी, उसके बाद मेरा पूरे दिन बैच रहते हैं 7 बजे के बाद से लेकर रात को 8:30 बजे तक। सो गाइज, यहाँ जब भी किसी के लिए कोई मजबूरी वाला कार्य करना हो किसी को, तो आप लोग बात करते हैं हैज़, हैव, हैड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। हालांकि इस काम के लिए हम लोग इज एम आर वोज वर्ब का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मीनिंग बदलते रहते हैं, सबके अपने अपने यूजेज हैं। जैसे कि अगर मैं हैज़, हैव, हैड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात करता हूँ तो ये आपका बनता है मुझे ये काम करना पड़ता है प्रेजेंट वाले के लिए, यानी कि हैज़ के लिए, और हैड के लिए मुझे काम करना पड़ा, मुझे काम करना पड़ा। मैंने कहा आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तो गैस ये मेरी मजबूरी है, कोई शौक में नहीं उठ रहा है कोई व्यक्ति। सबका जी करता है 10 बजे सो के उठे आराम से, फिर नहाएं, 11 बजे काम पर जाएं, 6 बजे वापस आ जाएं। लेकिन बच्चों सबके हाथ में ऐसा नहीं होता है ना, मेहनत सबको करनी पड़ती है भैया। ठीक है जी, तो आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तो यहाँ पे किसी एक्शन पे दबाव देने के लिए बात कर रहा है वो। यस, आप बात करते हैं यानी कि उसके कंपल्सन रूल की। किसकी बच्चों? कंपल्सन रूल की। जैसे कि उसने यहाँ पे भी एग्जांपल दिया हैव प्लस इन्फिनिटिव, तो कह रहा है कि फोर्स्ड एक्शन, दबाव में क्या क्या कार्य है। आई हैव टू वर्क हार्ड, मुझे कठिन परिश्रम करना पड़ता है। शी हैड टू लीव हर जॉब, उसे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी मजबूरन। बच्चों कोई कारण रहा होगा उसके पीछे, उसे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। ओके गाइस, तो ये सब कारण बताने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं हमेशा हैव का, यानी कि कंपल्सन रूल के इस्तेमाल करते हैं इसका। ओके गाइस, अगला देखें ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास आ गई है बी की फैमिली। किसकी फैमिली आ गई बच्चों? पूरी बी की फैमिली आ चुकी है। इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों। बी की फैमिली में मैंने आपसे बताया कई बार कि इसने काम करने के लिए रखे हुए अपने नौकर, जो कि हैं आपके इज, एम, आर, वॉज, वर, ये 5 इसके नौकर हैं। जब इनसे काम नहीं बनता है तब ये खुद जाता है बीन या बीइंग बनकर, बीन या बीइंग बनकर। पहली बात। दूसरी बात ध्यान रखना बच्चों, बी आपकी हेल्पिंग वर्ब ही है, भले ही ये किसी भी टेंस की ना हो, यानी कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की नहीं है, लेकिन है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब ही बच्चों।
यस, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आपके एक हेल्पिंग वर्ब है और बहुत ही प्यारी हेल्पिंग वर्ब है बच्चों। उसके बाद बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इज एम आर का, किसका बच्चों, इज एम आर का और वॉज वर्ब का, इनके साथ भी अगर आप लोग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और यहाँ पे भी बच्चों आप टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो ये काम करेगा आपका कंपल्सन रूल का। किसका काम करेगा बच्चों, कंपल्सन रूल का। यहाँ इसका मतलब हो जाएगा मुझे काम करना है, मुझे काम करना है, और यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा मुझे काम करना था, मुझे काम करना था। इज एम आर के साथ में अगर आप लगा रहे हैं सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसका मतलब हो जाएगा मुझे काम करना है, मुझे काम करना है। जैसे कि बच्चों आपने एक गाना सुना था, बिंदिया लगा के आई और कजला सजा के आई, अब गीत मिलन के गाना है, मुझे साजन के घर जाना है। तो ये मजबूरी है सभी लड़कियों के लिए। लड़कियों का माइंड शुरू से मेकअप होता है कि हाँ मुझे घर जाना है, अपने ससुराल जाना है, यहाँ छोड़ दूंगी मैं। तो गाइस ये मजबूरी ही तो है। यस बच्चों, अब बेचारी इतनी मजबूत दृढ़ अपने आप को बना लेती हैं शुरू से ही, वो उनको पता रहता है कि हमें जाना तो है ही। तो गाइस इसे बोलते हैं मजबूरी। आई एम टू गो टू इन लॉज, मुझे साजन के घर जाना है, यानी कि मुझे ससुराल जाना है, साजन के घर मतलब। सो गाइस इस तरह से मुझे बीए करनी थी, आई एम टू डू बीए, मुझे बीए करनी थी लेकिन मैं कर नहीं पाया पैसों की वजह से या किसी और वजह से। ओके गाइस, मुझे डॉक्टर बनना था लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, मैं इंजीनियर बन गया। ये बच्चों इस तरह से जब आप बात करते हैं सिंपल में बच्चों यहाँ पे ध्यान रखने के साथ में, अगर आप लोग कभी भी इज एम आर के साथ में कोई वर्ब नहीं लगा रहे हैं मेन वर्ब, तब ये खुद आपका हेल्पिंग वर्ब का काम, मेन वर्ब काम करेंगी। जैसे कि आपने कहा आई एम ए डॉक्टर, ऐसे में आपका ये एम जो है मेन वर्ब ही है। क्या आपका ये मेन वर्ब है? अगर आप इनके बाद में वर्ब लगा रहे हैं तब ये हेल्पिंग वर्ब काम करेगी। ही वॉज वर्किंग हार्ड, वह कठिन परिश्रम कर रहा था, अब ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। क्या आपका यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है? ओके गाइस, दूसरी बात ध्यान रखना बच्चों, एक ही सेंटेंस में मैक्सिमम 3 हेल्पिंग वर्ब आ सकती हैं। कितने बच्चों? 3 हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि यहाँ पर उसने कहा ही हैज़ बीन टू लंदन, हालांकि यहाँ तो ये एज ए हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है। मैंने कहा आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। तो गाइस यहाँ पे आगे तो पता ही आपको, ये आपकी पहली हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये आपकी दूसरी हेल्पिंग वर्ब आ गई और ये आपकी मेन वर्ब आ गई है। ओके गाइस, जैसे कि हमने कहा आई शैल हैव बीन टीचिंग सिंस 2022। तो गाइस यहाँ पे आगे जो भी आपको पता ही है बच्चों, ये आपकी पहली हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी दूसरी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी तीसरी हेल्पिंग वर्ब है और ये आपकी मेन वर्ब है। मैंने आपको बताया है कि शैल आपकी मॉडल वर्ब में आती है हेल्पिंग वर्ब की श्रेणी में, हैव आपका हैव की फैमिली में आती है और बी आपकी बी की फैमिली की हेल्पिंग वर्ब है। तो 3 हेल्पिंग वर्ब से ऊपर आप एक सेंटेंस में नहीं लगा सकते हैं बच्चों, ये ध्यान रखें बात आपको बच्चे से। ओके गाइज, तो ये था आपका बी की फैमिली का पूरा एक प्रोसीजर। उसके बाद में गाइज इसने मेन वर्ब का एक खूब अच्छा श्रेणी दी गई है यहाँ पे, उसको देखिएगा। हालांकि ये रटने का पोर्शन है, यहाँ पे ये लिखवाने का पोर्शन तो ये है नहीं, लेकिन मैंने फिर भी आपके लिए सारी की सारी ये स्क्रीनशॉट ले ली हैं दिखाने के लिए। हालांकि आपके पास बुक होगी तो ठीक, नहीं तो आप यहीं से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर इन्होंने सभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और एस या ईएस फॉर्म दी गई है, जो कि बहुत ही अच्छा काम किया है यहाँ पे इन्होंने। ओके गाइज, तो यहाँ पर आपके सामने खूब सारी वर्ब हैं, इन श्रेणी को खूब अच्छे से याद रखें बच्चों। यहाँ पे इनका कोई काम नहीं है मुझे कराने का, क्योंकि इन सारी नहीं याद करा सकता मैं यहाँ बैठ करके आपको, या आपको खुद से याद करनी है, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा खाली। ओके गाइज, ये वो वर्ब हैं आपकी जो बिल्कुल चेंज हो जाया करती हैं अपनी पूरी तरह से। तो गाइज इनको भी याद रखिएगा खूब अच्छे से, जिनमें ईडी लगा करके थर्ड फॉर्म बना दी जाती है, ENT या फिर टी लगा करके इनकी थर्ड फॉर्म बनाई जाती है, सेकेंड थर्ड फॉर्म। यहाँ बच्चों इसी बीच आपकी ये चल रही हैं वर्ब आपकी सारी खूब बड़ी लिस्ट है। ये जो आपकी वर्ब आ रही हैं इनको अंग्रेजी ग्रामर बोला जाता है वेरी वीक वर्ब। क्या बोला जाता है बच्चों इंग्लिश ग्रामर का? इनको वेरी वीक वर्ब बुक वाले बोलते हैं। मोनोसिलेबिक वर्ब इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मोनोसिलेबिक वर्ब, यानी कि जिनको आप सिर्फ वंस सिंगल साउंड में बोलते हैं, या फिर कह सकते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही वाउल हो। क्या बोलते हैं? जिनके अंदर सिर्फ एक ही वाउल हो उन्हें बोलते हैं मोनोसिलेबिक वर्ब। क्या बोलते हैं इनको? मोनोसिलेबिक वर्ब। तो गाइस यहाँ पे ये मोनोसिलेबिक वर्ब ही हैं आपकी। जैसे कि आपने कहा बिट, बैट, ब्रश, कास्ट, कोस्ट, कट, हर्ट, जिनमें सिंगल वाउल आए। तो गाइस इनकी जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों फॉर्म सेम रहती है, फॉर्म इनकी चेंज नहीं होती है। बिट बिट बिट, बैट बैट बैट, ब्रश ब्रश ब्रश, कास्ट का कास्ट, कोस का कोस, खट खट खट, हट हट हट, बहुत सारी ऐसी वर्ब आपकी है यहाँ पे।
जितना मैंने पढ़ा है बच्चों मुझे याद है कि 18 ऐसी वर्ब होती हैं जिनकी तीनों फॉर्म आपकी सेम रहती है, चेंज नहीं होती है बच्चों। ओके गाइज, यहाँ पे कुछ कंफ्यूजिंग पेयर भी दे रहा है अपने सामने, जहाँ बच्चों स्पेलिंग सेम होते हुए भी ये वर्ब अलग अलग मीनिंग के साथ काम कर जाएगी। जैसे कि पहला वर्ड है यहाँ पे बियर। बियर माने होता है बच्चों पैदा करना भी और सहन करना भी। बियर माना हालांकि भालू भी होता है, लेकिन वो नाउन है बच्चों यहाँ पे। तो जो पैदा करने वाला है उसकी सेकंड फॉर्म बोर और थर्ड फॉर्म बोर्न है, और जो बर्दाश्त करने वाला है उसके सेकंड फॉर्म बोर्ड लेकिन थर्ड फॉर्म बोर्न में आखिरी में ई लगा हुआ है बच्चों। यस गाइस, तो यहाँ पर ये आपका कन्फ्यूजिंग मैटर है थोड़ा सा, इसको खूब अच्छे ध्यान रखें। अगला कह रहा है कि फॉल। फॉल की सेकंड फॉर्म फैल और फॉलन, जबकि खुद एक फैल भी वर्ब है, जिसका मतलब होता है फैल्ड और फैल्ड। पहला है गिरना और दूसरा है गिराना, यानी कि एक काम खुद से हो रहा है, एक काम दूसरे के द्वारा हो रहा है। अगला है फाइंड, जिसका मतलब होता है पाना, और एक होता है फाउंड, जिससे आपने सुना होगा बच्चों फाउंडर ऑफ द कॉलेज। इस तरह से वर्ब है बच्चे। ग्राइंड पीसना, और ग्राउंड माने धरती, जिसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म फिर चेंजेस आते हैं। हैंग वाले क्वेश्चन बच्चों खुद आया करते हैं एग्जाम में। हैंग माने लटकाना और हैंग माने फांसी पर लटकाना भी। तो क्या यहाँ पे अगर सेकंड फॉर्म इसकी हैंग्ड है तो सेकंड फॉर्म का मतलब यहाँ पे फांसी पर लटकाना। अगर यहाँ पे हंग है तो मतलब वैसे ही कोई भी नॉर्मली टांगना, कोई सीनरी टांगना, कोई पोस्टर टांगना, कपड़े टांगना, कुछ भी चीज़ टांगना। इसके लिए ये आपका बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। ले, लाई पहला वर्ड है जिसका मतलब झूठ बोलना, सेकंड फॉर्म लाइड है। अगला है लाई यानी कि लेटना, इसकी सेकंड फॉर्म ले और लेन है। फिर ले है आपका इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म लेड है, यानी कि रखना, नौछावर करना, या फिर अपने पैरों बीच में सहना किसी चीज़ को, जैसे मुर्गी अंडे सहती है। इस तरह से। अगला है रैंड, चीरना या फाड़ना, जैसे सेकंड फॉर्म रेंट है। अगला है रेंट, जो कि किराए पे देने के लिए है, इसकी सेकंड फॉर्म रेंटेड और रेंटेड है। राइज माने उगना, यानी खुद से उठना। रेज माने उठाना, और अगला रेज माने ध्वस्त करना, किसी को खत्म करना, तबाह करना। सी माने देखना, सा माने देखा, थर्ड फॉर्म इसकी। और सॉर्ड यानी कि आरी से चीरना किसी चीज को। विंड वाउंड यानी कि हवा मोड़ना, और वाउंड माने घाव भी होता है बच्चों। फ्लाई फ्लोन, और फ्लो अपने नाम में होती है, बहने के लिए लगती है बच्चों। तो यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग पेयर है, इनको खूब अच्छे साथ कर लीजिएगा। और उनसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है ये आपकी, क्योंकि ये वो वर्ब है जिनके नाउन भी मौजूद है हमारे पास में और वर्ब भी मौजूद है जिनके हमारे पास में। थोड़ा सा डिफरेंस करके उसने आपको ऐसा कंफ्यूज किया कि यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, वो तगड़े वाले। ओके गाइस, जैसे कि पहला ये प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, ये पहले वाला आपका नाउन है और दूसरे वाला आपका वर्ब है। अब बच्चों जो भी आपके नाउन है यहाँ पे चाहे वो एडवाइस हो, कंप्लेन हो, अफेक्ट हो, एश्योर हो, अमेंड हो, ब्रोट हो, तो गाइस यहाँ पे क्या होता है नाउन को लेकर के कि नाउन के साथ में हम लोग जो है काफ़ी सारे खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चों सारे चीज़ें, कभी किसी का नाउन बनाया जा रहा है और कभी किसी से नाउन बनाया जा रहा है। जैसे कि पहला वर्ड आपका प्रैक्टिस और एडवाइस, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये आपके वर्ब हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये हैं, आप इनमें ऐसे ईएस, ईडी, एनजी, थर्ड फॉर्म कुछ नहीं लगा सकते, लेकिन इनमें आप सब कुछ कर सकते हैं। अगला है कंप्लेंट, जो कि एक वर्ब है, इसी से नाउन बना देगा कंप्लेंट। अगला है अफेक्ट, जो कि एक वर्ब है, लेकिन इफेक्ट आपका एक नाउन है, नाउन ही समझे इसको, आप वर्ब मत समझना। एश्योर आपका एक वर्ब है, एंश्योर भी आपका एक वर्ब है, और इंश्योर भी आपका एक वर्ब है, लेकिन थोड़े से कंफ्यूजिंग है स्पेलिंग की वजह से अपनी। अगला है अमेंड, जो कि एक वर्ब है, और इमेंड आपका जो कि वर्ब है, लेकिन स्पेलिंग को लेकर के बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अगला है बोट, जो कि सेकंड और थर्ड फॉर्म है, और अगला है ब्रोट, जो कि सेकंड और थर्ड फॉर्म है ब्रिंग की, और यह है बाय की। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपके लिए। कंपोज आपका एक वर्ब है, कंप्राइज भी आपका एक वर्ब है, लेकिन दोनों की स्पेलिंग को लेकर डाउट रहता है। इसका मतलब होता है कंपोज मतलब बनाना, कंप्राइज मतलब किसी चीज़ से बना हुआ। डिफेस आपका एक वर्ब है, विकृत करना किसी चीज़ को, और इफेस मतलब मिटा देना। अगला है डेप्रिसिएट, किसी को कम करना, और डेप्रिसिएट, दोनों की स्पेलिंग सही है, डेप्रिकेट और डेप्रिसिएट है बच्चों, थोड़ा सा अंतर यहाँ पे रहेगा। अगला देखो बच्चों, यहाँ पे फिर से वही समस्या है, हियर और लिसन, मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन दी गई है स्पेलिंग को लेकर के। यानी कि इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि ये कई बार तो यहाँ पे होमोफोन्स का इस्तेमाल किया गया है। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने, जैसे कि हेयर माने सुनना और लिसन माने ध्यान से सुनना, वो हील माने ठीक होना, और हील माने एडी के लिए भी लगता है। प्रिस्क्राइब किसी को सलाह देना, प्रिस्क्राइब किसी पर पाबंदी लगाना, प्रोस्क्राइब। एडॉप्ट मतलब गोद लेना, एडाप्ट किसी को अपने अनुकूल ढालना, एडेप्ट मतलब निपुण किसी काम को करने में, एल्यूड किसी के संदर्भ में, और एल्यूड मतलब किसी से बचना। एनवेलप मतलब लिफाफा, और एनवेलप मतलब ढकना, और एनवेलप मतलब लिफाफा। एक्साइट्स मतलब उत्तेजित होना, इनसाइट मतलब किसी को भड़काना। फ्लाउट मतलब उल्लंघन करना, फ्लंट मतलब दिखावा करना। होड़ छिपकर जमा करना, और होड़ लोगों का समूह। लोथ मतलब किसी को नापसंद करना, और लोथ मतलब घृणात्मक।
तो गाइस यहाँ पे बहुत सारी वर्ब उसने दे दिया आपके लिए ऐसी, जैसे कि अगले पेज पे उसने वर्ब दे दी बहुत सारे आपको। लूज माने ढीला, लॉस खोना, लॉस माने हानि भी, और लूज माने ढीला। मिटिगेट किसी चीज़ को बेहतर करना, यानी कि कम करके किसी चीज़ को बेहतर करना। अगला है मिटिटेट, प्रतिफल होना किसी चीज़ का। पोर माने उड़ेलना, और पोर माने छिद्र भी होता है। प्रोसीड माने आगे बढ़ना, प्रीसीड मतलब पहले से। प्रे मतलब वर्ब, प्रार्थना करना है। प्रे मतलब शिकार है, नाउन भी है। अगला बच्चों रूट है, जड़ गिर लगता है बच्चों यहाँ पे, रास्ता गिर लगता है। वेव मतलब लहर, और वेव मतलब छटक देना किसी चीज़ को। टो खींच कर ले जाना, टो अंगूठा, टिप टो पैर की उंगली पर चलना। साइट कोई निर्माण स्थल, साइट यानी कि दृश्य, और साइट यानी कि किसी का उल्लेख करना। तो गाइस ये आपके वर्ब है, ये रट्टे का काम है, हालांकि इस पर चर्चा मैं कम ही करूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन सबको कर लीजिएगा आप लोग, जैसे भी करके करना है। ओके गाइस, यहाँ कुछ सेंटेंस उसने दिए, जैसे कि उसने कहा द सर्वेंट हैंग द पिक्चर ऑन द वॉल। तो गाइस यहाँ पर उसने जो हैंग लगाया है ये करेक्ट है, लेकिन उसने पहले यहाँ गलती से हैंग लगा रखा था। इस हैंग का मतलब होता है किसी को फांसी पर लटकाना, किसी को फांसी पर लटकाना। ओके गाइस, दूसरा है ले योर बुक्स असाइड द लाई डाउन टू रेस्ट। बच्चों लाई डाउन पड़े रहना मतलब किसी को, ले मतलब होता है सहना किसी चीज़ को, यहाँ पे ये रोंग था। हालांकि बच्चों मैंने इसके लिए बहुत ही प्यारी ट्रिक आपको बताई है, अनुभव आधारित। कभी भी सेंटेंस में आपको लाई, ले, लिटिल और फ्यू, इन चारों में से कोई भी एक वर्ड दिखाई दे तो आप समझ जाना बच्चों कि ये आपका सेंटेंस यहीं पे एरर है। ओके गाइस, चारों में से कोई भी वर्ड आपको दिखाई दे तो ओके। जैसे कि उसने कहा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यहाँ पे ये एज ए नाउन इस्तेमाल हो रहा है। प्रैक्टिस द क्वेश्चंस गिवन इन द असाइनमेंट, अब यहाँ पे एज ए वर्ब भी इस्तेमाल हो रहा है इंपरेटिव सेंटेंस बना करके। आई नीड योर एडवाइस नाउन है। डू नॉट एडवाइज मी ये आपका वर्ब है। आई हैव लॉज अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम नाउन है। ही कंप्लेंड अगेंस्ट मी ये आपका वर्ब है। बैड वेदर अफेक्ट्स आपका वर्ब है। एंड द इफेक्ट इज कफ एंड कोल्ड, तो भैया बैड वेदर ने जो है अफेक्ट डाला मेरे स्वास्थ्य पर, और उसका जो प्रभाव पड़ा, उसका जो रिजल्ट आया वो आया कफ और कोल्ड। अगला है मैनी सॉन्ग्स आर नॉट वर्थ लिसनिंग। बहुत सारे सॉन्ग जो है सुनने लायक नहीं होते हैं, तो बच्चों यहाँ पे लिसन के बाद में टू का प्रयोग किया गया है, सुनने के लायक। यहाँ पे बच्चों टू को हटाना पड़ेगा आपको, यस, क्योंकि लिसनिंग के साथ में यहाँ पर टू आया करता है, लेकिन इस कंडीशन में नहीं आएगा क्योंकि उसने पहले ही रच लगा दिया उसका आगे। ही लाइटेड द कैंडल एंड बर्न द पेपर, उसने कैंडल जलाई और पेपर जलाए। उनका यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ जलाने के लिए अलग अलग चीज़ लग रही है। कैंडल जलाने के लिए उसने लाइट लगाया और पेपर जलाने के लिए उसने बर्न लगाया। क्योंकि कैंडल को आपने लाइट कराया यानी कि प्रकाशित करने के लिए, और पेपर को आपने बर्न किया है उसे बिल्कुल तबाह करने के लिए, तो दोनों में बर्न का मतलब अलग है और लाइट का मतलब अलग है। अगले में कह रहा है कि द थीफ एलुडेड अरेस्ट। द अर्थ्स एटमॉस्फेयर कंपाइजेस ऑफ 3 लेयर्स। अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसमें 3 लेयर्स हैं बच्चों आपकी, ये कहना चाह रहा है। मुंबई कंपोज मैनी सॉन्ग्स, सॉरी मीराबाई कंपोज मैनी सॉन्ग्स, मीराबाई ने बहुत सारे सॉन्ग कंपोज किए। आई रिफ्यूज टू हेल्प हिम। द थीफ डिनाइड द चार्ज। आई डिक्लाइन द ऑफर। सो गाइस यहाँ ये पूरा का पूरा फॉर्मेशन था आपका वर्ब का। अब हमारे पास एक काम बचता है बच्चों, वो बचता है प्रैक्टिस का। मैं कोशिश करूंगा कि कल इसके अगले पार्ट में पूरी प्रैक्टिस इकट्ठी करा करके मैं वर्ब का एडवांस पार्ट आपके लिए लेकर के आ जाऊँ बच्चों, कोशिश करूंगा। तो गाइज यहाँ पे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और लाइक, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के मिलते रहे नोटिफिकेशन। छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे कर लेता हूँ वीडियो के आखिरी में। सो गाइज फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।